तो आइए आज हम देखते हैं अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गै-लुसाक के नियम का निगमन। गै-लुसाक ने दाब का नियम दिया था, उसके आधार पर यह है कि स्थिर आयतन पर गै-लुसाक के दाब के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 0 अंश सेंटीग्रेड का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। यह गै-लुसाक का नियम कि स्थिर आयतन पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को यदि हम 1 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं तो उसका दाब 0 अंश सेंटीग्रेड का 1/273वां भाग उसका वो बढ़ जाएगा। तो इस नियम का हमको निगमन करना निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं अणुगति के सिद्धांत के आधार पर या अणुगति के सिद्धांत से गैसों के अणुगति के सिद्धांत के आधार पर हमने निकाला है P = होता है 1/3 mNc²/V। यह होता है गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर दाब P बराबर 1/3 mNc²/V होगा। अब यहाँ पर P का मल्टीप्लाई कर देंगे V से, तो P × V = 1/3 mNc² ये हो जाएगा। V का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इधर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्मॉल m ये होता है गैस का द्रव्यमान और n होता है गैस के अणुओं की संख्या। तो स्मॉल m × n गैस का द्रव्यमान और उनके अणुओं की संख्या का गुणनफल अणु भार कैपिटल M के बराबर होगा। तो जब ये कैपिटल M के बराबर होगा तो PV = हो जाएगा 1/3 कैपिटल M C²। ठीक, क्या हो गया? PV = 1/3 कैपिटल M C²। अब हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि स्थिर आयतन पर, जब यहाँ पर आयतन स्थिर है, स्थिर आयतन है मतलब V का मान क्या होगा? हमेशा निश्चित होगा और साथ ही साथ कभी भी गैस का अणुभार ये हमेशा निश्चित होगा। मतलब यहाँ पर M भी नियत है और यहाँ पर M जो उसका अणुभार है ये नियत है और यहाँ पर गैस का जो आयतन है V वो भी नियत है। इसलिए P = हम लिख सकते हैं 1/3c²। अब जो 1/3 है ये एक कांस्टेंट मान है, इसलिए P अनुक्रमानुपाती होगा c² के। P यहाँ पर क्या है? अनुक्रमानुपाती है किसके? c² के। अब हमने पढ़ा है कि c² अनुक्रमानुपाती होता है परमताप T के। c² जो है वो परमताप T के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर हम इसको समीकरण 1 दें और इसको समीकरण 2 देते हैं तो दोनों की अगर तुलना करते हैं, क्योंकि P अनुक्रमानुपाती है c² के और c² अनुक्रमानुपाती है T के, इसलिए P अनुक्रमानुपाती होगा T के। और यही होता है गै-लुसाक के दाब का नियम कि स्थिर आयतन पर गैस का दाब परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है।
अगला हम देखते हैं गैस समीकरण। गैस समीकरण जो होता है वो क्या है? गैस समीकरण PV इज इक्वल टू RT, ये होता है गैस समीकरण। यहाँ पर P का मतलब है गैस का दाब, V का मतलब है गैस का आयतन, R एक नियतांक होगा और T का मतलब होता है परम ताप। तो हम यहाँ पर जो गैस समीकरण है, गैस समीकरण ताप, दाब और आयतन तीनों पर निर्भर करेगा। यहाँ पर कोई भी ना ही ताप स्थिर होगा, ना दाब स्थिर होगा, ना ही आयतन स्थिर होगा। तब हम लेते हैं सबसे पहले अणुगति के सिद्धांत से। अणुगति के सिद्धांत से P इज इक्वल टू होगा 1/3 mNc²/V। यहाँ पर अणुगति के सिद्धांत से P इज इक्वल टू हो गया 1/3 mNc²/V, ये हो गया। अब हम P का गुणा करते हैं V से, तो P इंटू V इज इक्वल टू 1/3 mNc², ये हो गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो अणुभार है कैपिटल M वो स्मॉल m इंटू n, मतलब गैस के द्रव्यमान और उसके अणुओं की संख्या के गुणनखंड के बराबर होता है कैपिटल M। तो यहाँ पर जो Mn है इसके स्थान पर हम रख देंगे कैपिटल M। PV इक्वल टू 1/3 कैपिटल M c², ये हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये गैस का समीकरण है, यहाँ पर दाब और आयतन दोनों एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तित होंगे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ नियत होगा गैसों का अणुभार। तो हम लिखते हैं अणुभार M नियत है। अणुभार M नियत होगा तो PV इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 c² के। यहाँ पर जब PV 1/3 c² के इक्वल है और ये 1/3 हमेशा क्या है? एक कांस्टेंट मान है, एक अचर राशि है, इसलिए PV इज इक्वल टू हो जाएगा PV अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके? c² के, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट यदि हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अनुक्रमानुपाती। PV अनुक्रमानुपाती है किसके? c² के। इसको दे दिए हम समीकरण 1। अब PV जब अनुक्रमानुपाती है c² के, तो इस स्थिति में c² अनुक्रमानुपाती होगा किसके? ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस का वर्ग माध्य मूल वेग परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों की यदि हम तुलना करें, क्योंकि PV अनुक्रमानुपाती है c² के और c² अनुक्रमानुपाती है किसके? T के, इसलिए PV अनुक्रमानुपाती हो जाएगा T के। अब यदि हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक नियतांक जिसको हम लेंगे R, तो PV इज इक्वल टू R इंटू T, और PV इज इक्वल टू RT का मतलब होता है गैस समीकरण। ये हो गया गैस समीकरण। इसके बाद हम देखते हैं एवोगैड्रो समीकरण का निगमन। देखिए एवोगैड्रो का नियम या एवोगैड्रो समीकरण क्या होता है? जब हम समान दाब और समान ताप पर समान दाब एवं समान ताप पर
यहाँ पर हम दाब भी समान रखेंगे और उसका ताप भी समान रखेंगे। तो समान ताप और समान दाब पर भिन्न भिन्न गैसों को समान आयतन में लेते हैं। भिन्न भिन्न गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि समान ताप और समान दाब पर, मतलब किसी गैस का दाब भी समान होगा और उस गैस का ताप भी समान होगा। उस समय यदि हम यहाँ पर दो अलग अलग गैस लेंगे, मतलब ये दोनों गैसें अलग अलग होंगी, एक ही गैस हम नहीं लेंगे। जैसे एक अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो दूसरा गैस हम क्या लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे। तो यहाँ पर समान दाब और समान ताप पर भिन्न भिन्न गैस, भिन्न भिन्न मतलब दो अलग अलग प्रकृति की गैस लेंगे। जब भिन्न भिन्न गैसों का समान आयतन में, लेकिन जो हम भिन्न भिन्न गैस ले रहे हैं, दो अलग अलग जो गैस ले रहे हैं, दोनों को हम समान आयतन में लेंगे। दोनों का आयतन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उस समय उनमें अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। ये होता है एवोगैड्रो का नियम, जो कि सिर्फ अणु के लिए होता है। एवोगैड्रो के नियम को हम अणु का नियम भी कह सकते हैं। इसमें समान दाब एवं समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं गैसों के अणुगतिक सिद्धांत से। अब देखिए, अणुगतिक सिद्धांत से हम जानते हैं कि क्या होता है। अणुगतिक सिद्धांत से P इज इक्वल टू होता है 1/3 mNc² अपॉन होगा V। अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर ये होता है कि 1/3 mNc² अपॉन क्या होगा, V होगा। अब चूंकि यहाँ पर समान दाब और समान ताप बोला है और साथ ही साथ आयतन भी क्या है, देखो समान दाब भी समान है, ताप भी समान है और आयतन भी कैसा है, समान है। इसलिए यहाँ पर P और V इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा सिर्फ अणुओं की संख्या और गैसों के द्रव्यमान में। तो हम यहाँ पे देखते हैं P इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1 का स्क्वायर अपॉन V। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरे गैस के लिए यदि हम देखें तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 m2 n2 c2 का स्क्वायर अपॉन V। इसको दे दिए समीकरण 2। क्यों? क्योंकि पहला जो गैस था उसमें अणुओं उसका द्रव्यमान m1 है, उसके अणुओं की संख्या n1 है और उसका वर्ग माध्य मूल वेग c1 है। तो m1 n1 c1 का स्क्वायर अपॉन V, और दूसरे अणु के लिए हम ले लिए 1/3 m2 n2 c2 का स्क्वायर अपॉन V। देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। ये जो दोनों समीकरण हैं वो दोनों ही किसका मान है, दाब का मान है। इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों को हम बराबर लिख लेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए हम लिख लेते हैं 1/3 m1 n1 c1 का स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 का स्क्वायर अपॉन V। तो ये हो गया 1/3V m1 n1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3V m2 n2 c2 का स्क्वायर। तो 1/3V से 1/3V कैंसिल होगा। अब यहाँ पर देखो m1 n1 c1 स्क्वायर m2 n2
C2 स्क्वायर है। यहाँ पर बोला गया है कि ताप भी समान है, समान दाब और समान ताप। तो जब ताप यदि नियत है, ताप नियत है तो गतिज ऊर्जा भी नियत होगी या गतिज ऊर्जा भी बराबर होगी। अगर ताप नियत है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, समान दाब और समान ताप पर दाब और आयतन तो यहाँ समान हो गया। अब यदि ताप नियत है, अगर ताप नियत है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, नियत होगी। तो यहाँ पर जब अणुओं की गतिज ऊर्जा नियत है तो 1/2 m1c1 का स्क्वायर बराबर होगा 1/2 m2 c2 के स्क्वायर के। m1c1 स्क्वायर ये इसके इक्वल है 1/2 से यदि कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, m1c1 स्क्वायर है किसके, m2c2 स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर ये दोनों भी बराबर होंगे, m1c1 स्क्वायर और m2c2 स्क्वायर। इसलिए जब m1c1 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, m2c2 स्क्वायर के बराबर है। m1c1 स्क्वायर बराबर है m2c2 स्क्वायर के, इसलिए यहाँ पर अणुओं की संख्या n1 बराबर हो जाएगी n2 के। तो यही एवोगैड्रो का नियम था कि समान दाब और समान ताप पर यदि हम दो अलग अलग गैस लेते हैं, भिन्न भिन्न गैस लेते हैं और उन गैसों का आयतन क्या है, समान है, तो उनके अणुओं की संख्या भी समान होगी। अब हम देखते हैं अगला, ग्राहम के मिश्रण का नियम। ग्राहम के मिश्रण के नियम के अनुसार ग्राहम ने एक नियम दिया, उन्हें ये बताया कि जो गैस होती है, गैसों में होता है प्रसार। जैसे ही हम गैस को ताप देते हैं तो गैसों में प्रसार होगा, और प्रसार होगा तो उसके जो अणु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। मतलब यदि गैसों को यदि हम गर्म करें, ताप दें, तो विसरण मतलब उसमें होता है फैलाव। तो गैसों का जो विसरण है वो गैसों का विसरण परम ताप के समान होगा। मतलब यहाँ पर यदि हम कोई भी गैस लें, अगर उसको हम एक निश्चित टेम्परेचर देते हैं तो उसमें प्रसार होगा, और प्रसार होगा मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके अणु क्या होंगे, गति करेंगे। इस समय किसी गैस के विसरण की दर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्या है कि गैसों में यदि विसरण होता है, गैसों में यदि फैलाव होगा तो उसके जो विसरण की दर है वो उसके घनत्व, उस गैस का जितना भी घनत्व होगा उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब यदि घनत्व कम होगा तो उसमें विसरण की दर ज़्यादा होगी, और घनत्व ज़्यादा होगा तो विसरण की दर कम होगी। तो हम देखते हैं अणुगति के सिद्धांत से। अणुगति के सिद्धांत से P इज इक्वल टू हो जाएगा
1/3 mNc²/v। अणुगति के सिद्धांत से क्या होगा, P = 1/3 mNc²/v। अब हम जानते हैं कि अणुभार कैपिटल M होता है स्मॉल m इंटू n। मतलब ये जो स्मॉल m इंटू n है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल M। तो P = हो गया 1/3 कैपिटल M/v इंटू c का स्क्वायर। P = आ गया 1/3 कैपिटल M/v इंटू c²। अब यहाँ पर घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान या जिसको हम कहते हैं अणुभार बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान या अणुभार बटे आयतन। तो यहाँ पर अणुभार है m और उसका आयतन है v, और यह किसके बराबर होगा, घनत्व रो के। होगा घनत्व रो के बराबर। ये हो गया। अब इस मान को यहाँ पर रखते हैं तो P = हो जाएगा 1/3 रो इंटू c का स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा P से, तो ये होगा 3P = रो इंटू c का स्क्वायर। तो c² हो जाएगा 3P/रो। यदि ये वर्ग हटेगा तो दूसरे साइड वर्गमूल लगता है, तो आ जाएगा c = वर्गमूल 3P/रो। क्योंकि 3P जो है वो एक कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट हटेगा तो ये चिन्ह अनुक्रमानुपाती में बदलेगा। तो c प्रोपोर्शनल 1/रो, जिसको हम लिख सकते हैं c प्रोपोर्शनल 1/रो। कहने का मतलब जो हमारे मिश्रण की दर है c, वो घनत्व रो के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसका मान कम होगा तो ये c बढ़ेगा, और c का मान यदि हम अधिक लेते हैं तो रो का मान अपने आप कम होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया ना करने वाली गैस। अब देखिए समान ताप, यहाँ पर क्या बोला गया है कि समान ताप पर पारस्परिक क्रिया ना करने वाली गैस। तो समान ताप पर पारस्परिक ना क्रिया करने वाली गैस का मिश्रण का दाब। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समान ताप पर पारस्परिक क्रिया ना करने वाली गैस, ऐसे गैस लेंगे जो आपस में क्या हो, क्रियाशील ना हो। अब उन गैसों को, ऐसे गैस जो पारस्परिक क्रिया नहीं करती, उन गैसों का हम एक मिश्रण तैयार करते हैं। तो उस मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के दाब के, अवयवी गैसों के दाब के योगफल के बराबर
होता है। देखिए, समान ताप पर पारस्परिक क्रिया ना करने वाली गैस, मतलब हम टेम्परेचर इसका दो गैस लेंगे या दो से अधिक भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो समान ताप पर पारस्परिक क्रिया, लेकिन हम यहाँ पर ऐसी गैसों को ही लेंगे जो आपस में क्रियाशील ना हो। तो उस समय गैसों से जो मिश्रण तैयार होगा, 2 या 3 गैसों का जो हमारे पास मिश्रण होगा, उसका हम दाब निकालते हैं। तो उसका दाब उनमें जितने गैस होंगे अवयवी गैसों के दाब के योगफल के बराबर, मतलब यदि हम 2 गैस लेते हैं तो दोनों का अलग अलग दाब लेंगे, उनका योग मिश्रण के दाब के बराबर आना चाहिए। या अगर हम 3 गैस लेते हैं तो तीनों का अलग अलग योग मिश्रण के दाब के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अणुगति के सिद्धांत से। अणुगति के सिद्धांत से अणुगति का सिद्धांत है P = 1/3 mNc²/V। ये होता है अणुगति का सिद्धांत कि P = 1/3 mNc²/V। यहाँ पर हम देखते हैं कि माना हम एक V आयतन का बंद बर्तन लेते हैं। एक आयतन, हम एक निश्चित आयतन ले लिए V, और उस V आयतन का एक बंद बर्तन लेते हैं। माना V आयतन का एक बंद बर्तन लेते, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि अणुगति का सिद्धांत होता है P = 1/3 mNc²/V। ये होता है। अब यदि हम V आयतन का, ठीक है, माना V आयतन का एक बंद बर्तन लेते हैं, एक ऐसा बंद बर्तन जहां हम गैसों के मिश्रण को एक साथ रख सकें। अब V आयतन का वो बंद बर्तन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एक गैस। तो हम लिखेंगे माना पहले गैस का दाब कितना है, P1 है। माना पहले गैस का दाब कितना है, P1 है। उसके अणुओं की संख्या N1 है। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले एक गैस लिया, उस गैस का दाब कितना है, P1 है। उनके अणुओं की संख्या कितनी है, N1 है। और उसका द्रव्यमान अब उस गैस का द्रव्यमान, पहले गैस का द्रव्यमान कितना है, M1 है। ठीक है, पहले गैस का दाब हम लिए P1, उसका अणुओं की संख्या लिए N1 और उसका द्रव्यमान कितना लिए, M1। तो इस समय इसका दाब कितना हो जाएगा, P1 = 1/3 M1 N1 C1² V, ये होगा। अब हम लेते हैं दूसरा गैस। तो दूसरे गैस का दाब P2, अणुओं की संख्या N2 और उसका द्रव्यमान हो जाएगा M2, और द्रव्यमान M2 है। ठीक है, दूसरे गैस का अब दाब क्या होगा, P2 होगा, अणुओं की संख्या N2 होगा और इसका द्रव्यमान कितना होगा, M2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P2 = 1/3
M2 N2C2 का स्क्वायर अपॉन V। इसको समीकरण 2 दे देते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ये 2 गैस हो गई, एक गैस और लेते हैं तो लिखते हैं तीसरे गैस का दाब P3, अणुओं की संख्या M3 तथा द्रव्यमान M3 है। यहाँ पर हमने 2 गैस ले लिया, तीसरा गैस हम लिए जिसका दाब कितना है P3 है, अणुओं की संख्या M3 है और उसका द्रव्यमान कितना है M3 है। तो इस समय तीसरे गैस का दाब निकलेगा P3 इज इक्वल टू 1/3 M3 N3C3 का स्क्वायर अपॉन V। इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। ये 3 हो गया। अब गैसों को हमने जब मिश्रित किया, गैसों को मिश्रित करने पर उसका आयतन V है। गैसों को मिश्रित करने पर आयतन क्या हो जाता है, आयतन V होता है। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि हमने एक V आयतन का बंद बर्तन लिया है। V आयतन का जब बंद बर्तन लिया है तो वहाँ पर हम 2 या 3 गैसों को जब मिश्रण करेंगे तो उसका आयतन अपने आप क्या हो जाएगा, V होगा, तथा इसका आयतन तो V होगा लेकिन उसका दाब क्या होगा, जो अवयवी गैसों का दाब है। पहले गैस का दाब P1, दूसरे गैस का दाब P2 और तीसरे गैस का दाब कितना है P3। तो इन तीनों गैसों के दाब के बराबर उस बंद बर्तन के अंदर जो गैस है उसका दाब होगा। ये हुआ। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, दाब तो समान है लेकिन यहाँ पे दाब के साथ साथ ताप भी क्या है, समान है। तो समान ताप पर गैसों की गतिज ऊर्जा समान होती है। देखिए हमने शुरू में ही कहा था कि समान ताप पर जब हम किसी गैसों को मिक्स करते हैं, मतलब समान ताप पर पारस्परिक क्रिया ना करने वाली गैसों का हम एक मिश्रण तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गैसों का मिश्रण करते हैं तो उस बंद बर्तन के अंदर उसका आयतन भी होगा और उसका दाब P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगा, लेकिन उसका ताप क्या है, समान है। अब समान ताप है तो गैसों की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, समान होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं 1/2 M1 C1 स्क्वायर बराबर है 1/2 M2 C2 स्क्वायर बराबर है 1/2 M3 C3 का स्क्वायर, और ये बराबर है अणुओं की गतिज ऊर्जा E के। पहले गैस का गतिज ऊर्जा 1/2 M1 C1 स्क्वायर, दूसरे गैस की गतिज ऊर्जा 1/2 M2 C2 का स्क्वायर, तीसरे गैस की गतिज ऊर्जा 1/2 M3 C3 स्क्वायर, और ये बराबर है गतिज ऊर्जा E के। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहले गैस के लिए। पहले गैस के लिए यदि हम देखें तो आता है P1 इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 का स्क्वायर अपॉन V। अब यहाँ पर यदि हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें तो P1 इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2 M1 C1 स्क्वायर N1 अपॉन V। हमने यहाँ पे M1 के बाद C1 स्क्वायर लिखा, उसके लास्ट में लिखा N1 को अपॉन V लिखते हैं।
इसके आगे हम लिखते हैं कि P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब P1 इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 m1 c1 स्क्वायर n1/v ये है। अब हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा E के बराबर है 1/2 m1 c1 स्क्वायर। तो P1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/3, इसको हम लिखेंगे E, तो आ गया n1 E/v। ये हो गया समीकरण 4। यहाँ पर 2/3 1/2 m1 c1 स्क्वायर ये है गतिज ऊर्जा E के बराबर, तो इसको हम लिख लिए E। तो आ गया P1 इक्वल टू 2/3 n1 E/v और ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब हम देखते हैं दूसरे गैस के लिए। तो जब दूसरे गैस के लिए दाब होता है P2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू m1 n1 c1 स्क्वायर v ये होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, फिर हम 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग देते हैं, तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 इंटू 1/2 इंटू m1 n1 c1 का स्क्वायर v ये होगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 1/2 m1 c1 स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा के बराबर, इसलिए P2 हो जाएगा 2/3 ये हो जाएगा n2 और ये C2 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्योंकि दूसरा गैस था इसलिए हम यहाँ पर द्रव्यमान के लेंगे m2 लेंगे, n2 लेंगे और C2 लेंगे। यहाँ पर P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2 m2 n2 C2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2/3 n2 E/, हो जाएगा v और इसको हम दे देंगे समीकरण 5। अब हम लेते हैं तीसरे गैस के लिए। तीसरे गैस के लिए यदि हम ले रहे हैं तो यहाँ पर दाब होता है P3 इज इक्वल टू 1/3 m3 n3 c3 का स्क्वायर v। क्योंकि ये तीसरा गैस है इसलिए यहाँ पर इसका द्रव्यमान m3 होगा, अणुओं की संख्या n3 होगी और वर्ग माध्य मूल वेग c3 होगा। अब P3 इज इक्वल टू यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दिए और 2 से हम इसको भाग दे दिए, तो ये हो जाएगा m3 n3 c3 का स्क्वायर v। 1/2 m3 c3 का स्क्वायर ये होगा गतिज ऊर्जा के बराबर, इसलिए हो जाएगा 2/3 n3 E/v ये हो जाएगा समीकरण 6। तो हमने समीकरण 4, 5 और ये 6 ये तीनों निकाला। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, मिश्रण का दाब, तो मिश्रण का दाब है P और ये होगा 2/3 n E/v के। क्योंकि जो हमने मिश्रण बनाया है 3 गैसों का, उन तीनों गैसों का मिश्रण अणुओं की संख्या n होगी। क्योंकि यहाँ पर तीनों गैसों के अणु एक साथ मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी n होगी और उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी E और उसका आयतन हो जाएगा v। तो हम यहाँ पर लेंगे इसके आगे, देखिए ये हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं P इज इक्वल टू 2/3 हो गया n। तो ये जो n अणु जो है, अब यहाँ पर देखिए n अणु कितने गैसों को मिलाकर है, 3 गैसों को मिलाकर। यहाँ जब हमने 3 गैसों को एक बंद पात्र में मिश्रित किया तो उस समय टोटल जो उनके अणु है वो है n, लेकिन उनका अलग अलग अणु कितना होगा
N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू E अपॉन होगा B। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2/3 N1 E अपॉन V प्लस 2/3 N2 E अपॉन V प्लस 2/3 N3 E अपॉन V। ये हो गया 2/3 का मल्टीप्लाई N1 से हुआ N1 इंटू E अपॉन V प्लस 2/3 N2 E अपॉन V प्लस 2/3 N3 E अपॉन V। अब हमने जो समीकरण 4, 5 और 6 से जो हमने समीकरण 4 निकाला था, 5 और 6, इन तीनों समीकरण के अनुसार क्या था, P1 के तीनों समीकरण के अनुसार P1 इज इक्वल था 2/3 N1 E अपॉन V के एंड P2 इज इक्वल था 2/3 N2 E अपॉन V के एंड P3 इज इक्वल था 2/3 N3 E अपॉन V के। ये था, हमने ये तीनों समीकरण निकाला था पहले, समीकरण 4, समीकरण 5 और ये समीकरण 6 से। अब देखो यहाँ पर P इज इक्वल टू 2/3 N1 E अपॉन V, तो 2/3 N1 E अपॉन V का वैल्यू कितना है, P1 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे P1 प्लस सेकंड है 2/3 N2 E अपॉन V, तो 2/3 N2 E अपॉन V, इसका वैल्यू कितना है, P2 है, तो हम इसको रख देते हैं P2 प्लस तीसरा होता है 2/3 N3 E अपॉन V, ये किसका वैल्यू है, P3 का, तो ये हो जाएगा P3। अतः मिश्रण का जो दाब है वो गैसों के अलग अलग दाब के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आज हमने अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैसों का जो निगमन हुआ, पहले पढ़ा था बॉयल और चार्ल्स के नियम का, उसके आधार पर गैसों के गै-लुसाक के दाब का नियम का निगमन, एवोगैड्रो नियम का निगमन, ग्राहम के विसरण नियम और डाल्टन के आंशिक दाब का नियम का अध्ययन किया। इसके आगे हम कल करते हैं। धन्यवाद।